हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदा आईएएस चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रेगुलरली 4 से 5 ऐसी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप अवेयर रहें कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये भी हम सीखते हैं। सो आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस सेशंस। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज जो हम कवर करेंगे वो जो रीसेंट में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर जो न्यूज़ बन रही है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हो क्या रहा है, जो इंडस्ट्रियल हब्स है हमारे, जैसे कि नोएडा है, मानेसर है, यहाँ पर वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा है सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने आ रही हैं कि सरफेस पे तो ऐसा लग रहा है कि रीज़न बहुत सिंपल है कि चलो प्राइजेस बढ़ रहे हैं और सैलरी नहीं बढ़ी है, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ना, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम के लेवल पे बहुत बड़ा इशू है। ये एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसको आज हम इस न्यूज़ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो न्यूज क्या है, जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन द रीजन्स ऑफ मानेसर, इन द रीजन ऑफ नोएडा। और वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्राइस, मतलब महंगाई तो बढ़ रही है, उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, राइट। और इसके अलावा जो न्यू लेबर कोड आया है उसका इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी यहाँ पर काफी लोग परेशान हैं। तो चलिए समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहले ना, आपने देखा होगा कि हमारे दो तरह के इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दो तरह के इंडेक्स होते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई। डब्ल्यूपीआई हम पहले यूज करते थे, राइट। अभी जो हम यूज करते हैं पोस्ट 2014, वो है आपका सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अलग होता है, रूरल का अलग और अर्बन का अलग होता है। ठीक है, तो ये जो सीपीआई है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये एक स्पेशल इंडेक्स है जो वर्कर्स होते हैं ना, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, उनके खर्चे को ट्रैक करता है। खर्चा मतलब उनका फूड, उनका रेंट, उनका फ्यूल, राइट। उससे डिसाइड होता है कि कितनी उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, राइट। कितना उनको डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए, जिसे आप डीए कहते हो। तो अभी क्या हुआ है, ये सीपीआई आईडब्ल्यू मेजर तो करता है, बट रीसेंट ईयर्स में हम देखते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा, मतलब 25 से 30% जो महंगाई है उसमें क्यूमुलेटिव बढ़ोतरी हुई है, पर वेजेस जो हैं वो उतने नहीं बढ़े हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, राइट। जो रियल वेजेस हैं, रियल वेजेस का सिंपल सा मतलब है कि रियल वेजेस मतलब जो महंगाई को इंक्लूड नहीं करते, राइट। महंगाई को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रियल वेजेस हैं वो बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। और रियल वेज ही, सैलरी सबकी सेम है बट खर्चा डबल हो गया है, तो तुम टेक्निकली क्या हो गए हो, गरीब हो गए हो, सीधी सी बात है। तो इंडिया में प्रॉब्लम ही यही है कि वेज ग्रोथ प्रोडक्टिविटी के साथ अलाइंड नहीं है। और इनफॉर्मल सेक्टर जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, फैक्ट्री सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, इनमें ना कोई फिक्स्ड रिविजन सिस्टम नहीं होता। तो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट बर्डन वर्कर पर बढ़ता है। ऐसा तो है नहीं कि महंगाई पहले जैसे 10 रुपए के आप देख सकते थे कि 5 गोलगप्पे आते थे, आज वही 10 रुपए के 2 गोलगप्पे आते हैं, राइट। तो हमारी जो तनख्वाह है वो ऐसा तो नहीं हो रहा कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके मिलती है। तो यही यही एक बड़ा मुद्दा है जिससे इंडस्ट्रियल वर्कर परेशान है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं इनकी सैलरी फिक्स्ड रहती है, इनकी बार्गेनिंग पावर भी बहुत लिमिटेड है। मतलब आपने एक ऐसी न्यूज में देखा होगा कि एक जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनका कहना था कि उनके पिछले साल अप्रेजल में सिर्फ 30 रुपए के लगभग उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई। आप सोचिए कितनी महंगाई में काफी ज्यादा, अगर हम देखें तो बार्गेनिंग ये नहीं कर पाते, निगोशिएट नहीं कर पाते। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो डीए मिलता है, प्राइवेट की ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही होती है, राइट। तो महंगाई का जो शॉक है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट और जो एमएनसीज या कॉर्पोरेट्स में है उन पे इतना नहीं पड़ता है, पर इंडस्ट्रियल वर्कर सबसे ज्यादा चीजें फेस करता है, राइट। अब देखो, लेबर कोड को लेकर भी यहाँ कंफ्यूजन है। एक्चुअली में लेबर कोड क्या था, गवर्नमेंट ने 29 लॉ को सिंप्लीफाई करके 4 कोड को बनाया था, है ना, ताकि जितने भी लॉज हैं लेबर को लेके वो और सिंप्लीफाई हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो सके और फॉर्मलाइजेशन हो सके। पर हम भारत में जानते हैं कि कितने रिफॉर्म्स थ्योरेटिकली होते हैं और कितने रिफॉर्म्स प्रैक्टिकली होते हैं, है ना। थ्योरेटिकली तो सब कुछ बढ़िया लगता है, बट इम्प्लीमेंटेशन की ही कमी है। तो ग्राउंड रियलिटी भी, एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सबसे पहली चीज इसलिए क्योंकि जो लेबर है ना, जो लेबर है ये सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का।
आप जानते हैं 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है वो डिवाइडेड है। तो लेबर जो आता है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो कंकरेंट लिस्ट में आने की वजह से होता क्या है, सेंटर इस पे कानून बनाता है और स्टेट्स उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हर स्टेट का अलग रूल है, राइट? तो उसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है और बहुत डिले होता है उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और वर्कर्स का क्या डर है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसमें हायरिंग फायरिंग ये बहुत इजी से हो जाता है कि सिंपल सा बात है ना, जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। अगर कोई बोलेगा, कोई किसी तरीके से एक जना अगर इनके अगेंस्ट बात करेगा या वेज की बात करेगा या वर्किंग आवर्स को लेके किसी भी तरह का मुद्दा उठाएगा तो उसे कह दिया जाएगा कि आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, अनस्किल्ड लेबर्स की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, इजीली रिप्लेसमेंट मिल जाता है। तो जॉब सिक्योरिटी वैसे ही कम है, राइट? और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मतलब पूरे सिस्टम के अंदर ही कि मिनिमम वेजेस जो है वो रेगुलरली रिवाइज नहीं होते, इनफॉर्मल सेक्टर में इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं है, और आप देखते ही हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज्यादा बढ़ गया है, खाने को लेकर, रेंट को लेकर, फ्यूल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, राइट? और दूसरी चीज ये कि जो ट्रेड यूनियंस होते हैं ना, जनरली ट्रेड यूनियंस जो होते हैं ये थोड़े से ना कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं। आपने इतने सालों में आज पहली बार देखा होगा कि कोई ट्रेड ऐसे यूनियंस मतलब वर्कर्स जो है वो यूनियन में आए हैं तो तब जाके कुछ बातें उनकी मानी जा रही है। बट यही होता है कि बहुत टाइम तक ये वीक होते हैं, फ्रेगमेंटेड होते हैं, तो वर्कर्स नेगोशिएट नहीं कर पाते, राइट? तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का डोमिनेंस है हमारे इंडिया के अंदर। आप देखते होंगे कि 80 से 90% जो वर्कफोर्स है हमारी वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, राइट? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वेज प्रोटेक्शन नहीं है। तो यही सबसे बड़ा हिडन प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ वर्कर का इशू नहीं है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्लो कर सकता है। क्योंकि अगर वर्कर्स नहीं है, वर्कर मेजॉरिटी अगर पॉपुलेशन का हिस्सा है, उनके पास पैसा नहीं है तो ना उनकी परचेजिंग पावर होगी, ना वो कुछ कंज्यूम करेंगे, ना वो डिमांड करेंगे। तो आप कितना भी कुछ बना लो, आपकी डिमांड सप्लाई जो है वो मिसमैच रहेगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है, इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, और सोशल इश्यूज तो होंगे ही होंगे जो हम देख रहे हैं, जैसे प्रोटेस्ट होना, लेबर अनरेस्ट होना, इंडस्ट्रियल इंस्टेबिलिटी होना, राइट? तो ये प्रॉब्लम जो है ये इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है कोविड के बाद, और वेजेस मतलब जो तनख्वाह है वो स्टैग्नेंट रही है ना? बट डिफरेंस ये है कि जो डेवलप्ड नेशन है ना, वहां पे ट्रेड यूनियंस काफी स्ट्रांग होते हैं, वहां पे है ना सरकार उनको सोशल सिक्योरिटी देती है, पर इंडिया में वीक प्रोटेक्शन है। तो बस अब मिसमैच है इकोनॉमिक ग्रोथ का और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यही एक मेजर मुद्दा रहा है जिसकी वजह से अभी हम क्या देख रहे हैं, आपके नोएडा और मानेसर जैसे रीजन्स में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के प्रोटेस्ट देख रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हमें कोर यहाँ पर इशू को समझना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी प्रीलिम्स बेस्ड, CPI IW industrial worker measure inflation faced by industrial worker. CPI IW is used for revising minimum wages. CPI IW includes only rural consumption pattern. आप बताइए क्या सिर्फ ये रूरल कंजम्पशन पैटर्न को ही इंक्लूड करता है कि नहीं? आपको एक एलिमिनेट करना है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। Which of the following correctly describes collective bargaining? अब बार्गेनिंग मतलब क्या होता है? आप मोल भाव करते हो ना, बार्गेनिंग का मतलब ये है आप मोल भाव करना। कलेक्टिवली अगर आप करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है? तो ये एक चीज है जो अभी न्यूज में रही है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है फूड वेस्ट को लेकर। फूड वेस्ट को लेकर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, साइंस से भी रिलेटेड है। देखो इंडिया में ना लगभग लगभग 1.5 लाख करोड़, मतलब 1.5 लाख करोड़ के लगभग पर ईयर क्या हो रहा है, फूड वेस्ट हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा, मतलब 1.5 लाख करोड़ का खाना इंडियंस वेस्ट करते हैं। और पैराडॉक्स क्या है, वेस्ट कर रहे हैं इतना खाना पर फिर भी भुखमरी है, मैल न्यूट्रिशन है। गॉट इट? इसी को कहा जाता है फूड वेस्ट हंगर पैराडॉक्स। इसके लिए एक वर्ड होता है, फूड वेस्ट हंगर पैराडॉक्स। मतलब खाना है पर सही जगह तक नहीं पहुंच रहा है, तो हंगर भी है, राइट? मैल न्यूट्रिशन भी है। तो हुआ क्या है कि अभी एज पर UNEP की जो फूड वेस्ट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, ध्यान रखिए ये पूछा जा सकता है कि फूड वेस्ट इंडेक्स की रिपोर्ट कौन निकालता है, तो दिस इज UNEP, ठीक है?
इसके अकॉर्डिंग इंडिया में, या बोल सकते हैं ग्लोबली अगर हम देखें तो 1.5 बिलियन टन का खाना वेस्ट होता है। और मेजर वेस्ट कहाँ से है? घर से ही सबसे ज्यादा वेस्ट निकलता है, फिर फूड सर्विसेज से, फिर रिटेल से। तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं है, कंजम्पशन बिहेवियर का भी है। और इंडिया की ये रियलिटी है कि हम खाने को वेस्ट करने में दूसरे नंबर पे हैं, है ना। 78 to 80 मिलियन टन वेस्ट हर साल हो ही रहा है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हमारी पुअर रैंक है। हमारे यहाँ फूड इनसिक्योरिटी के इशू है, मैल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड स्टंटिंग है। तो इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? क्या इंडिया का प्रॉब्लम प्रोडक्शन है? नहीं भाई, हम तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास तो सरप्लस है, फूड सिक्योर कंट्री है हम। हमारे पास प्रोडक्शन का शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के फेलियर का इशू। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, सही जगह तक खाने को पहुंचाना, वहां हम फेल हो रहे हैं। और हमारे सिस्टम की इनएफिशिएंसी से फेल हो रहे हैं। अगेन इट इज अ वेरी कोर स्ट्रक्चरल इशू। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। क्या क्या कारण होते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब सबसे बड़ा लॉस तो फार्म के बाद होता है, क्योंकि जो किसान है वो स्टोर नहीं कर पाता खाने को, खाना खराब हो जाता है, मतलब ग्रेन ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, वेयर हाउस जो है वो आउटडेट हो चुके हैं। ग्रेन अगर आपने ओपन में रख दिया तो बारिश से वो स्पॉइल हो सकता है। दूसरा, इंडिया में जो कोल्ड चेन सिस्टम है बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, राइट। अंडर डेवलप्ड एज इन की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क मार्केट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। फिर वैल्यू एडिशन नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका प्रोसेसिंग बहुत हाई है, चीज का, पैकेज्ड फूड का। हमारे इंडिया में हम सारी चीजें रॉ मटेरियल सेल करते हैं, तो फार्मर्स को ऐसा है कि उनको जल्दी बेचना होता है, तो एक तरह से डिस्ट्रेस का भी सेल रहता है, राइट। एफसीआई का भी इशू है। एफसीआई का क्या इशू है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का रोल होता है कि वो पहले जाके खाने को प्रोक्योर करे, मतलब किसान से ले, इकट्ठा करे, फिर उसे स्टोर करे, ठीक है, और फिर उसको जाके डिस्ट्रीब्यूट करे थ्रू वेरियस मीन्स एंड मेथड्स। ये किसका रोल रहता है? एफसीआई का। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये ओपन स्टोरेज में रखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही इतने लीकेजेस है, करप्शन, ब्राइबरी, यू नेम इट, राइट। सप्लाई में डिले होता है, तो गवर्नेंस इशू भी यहाँ बहुत ज्यादा है। और आखिर में तो हम हैं ही कि हम ऑर्डर करते हैं, बुफे में वेस्ट करते हैं, वेडिंग जो आपकी शादियों का खाना कितना वेस्ट होता है। तो एफ्लुएंस की करने की, मतलब किसी पे बोल सकते ना एफ्लुएंस, या फिर अपने आप को एफ्लुएंट दिखाने के चक्कर में हम वेस्ट बहुत कर जाते हैं। तो ये एक मेजर इशू है। इम्पैक्ट क्या होगा? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि फूड वेस्ट जो होता है उससे मिथेन एमिशंस होते हैं, ग्रीन हाउस गैस। आप देखिए, राइट। आप वाटर, लैंड, एनर्जी, इसको भी वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि 1 किलो अगर राइस आप वेस्ट कर रहे हो तो कितना बड़ा वाटर लॉस कर रहे हो आप, इजंट इट। तो ये सभी चीजों से लिंक्ड है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, फार्मर की इनकम जाती है, सरकार की सब्सिडी वेस्ट जा रही है, लॉजिस्टिक के कॉस्ट होते हैं, सोशल इम्पैक्ट है, फूड वेस्ट एक एथिकल इशू भी तो है ना। तो यही सारी बातें हैं इम्पैक्ट को लेकर फूड वेस्ट के। और आप देखते हैं हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है 2 और 12, ये भी हमें बताते हैं कि आपको सस्टेनेबली आगे बढ़ना है। इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम है वो एनएफएसए और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। ये भी बताते हैं सप्लाई है पर एफिशिएंसी से नहीं हो रहा है ना। तो फूड वेस्ट का जो रिडक्शन है, अगर हम वो करेंगे, फूड वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, तो मिथेन को भी रिड्यूस कर पाएंगे, क्लाइमेट गोल को सपोर्ट करेंगे। तो सोल्यूशन ये है कि हमें रिफॉर्म्स लाने हैं, हमें कोल्ड चेन डेवलप करना है, फूड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एनजीओज की मदद से, फूड बैंक्स के कॉन्सेप्ट लेकर आए हम, बेटर डेटा और मॉनिटरिंग हो। और हमारे बिहेवियर में भी, क्योंकि हम पढ़े लिखे होके भी कई बार हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा बिहेवियर रहता है, जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए खाने के लिए, ठीक है। सो ये कुछ इश्यूज है जो हमें यहाँ पर देखने होंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड वेस्ट। फूड वेस्ट contributes to methane emission. फूड वेस्ट हैज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। क्या फूड वेस्ट का कोई वाटर रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट नहीं होता है? बताइए। रिड्यूसिंग फूड वेस्ट कैन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। यस, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स फूड वेस्ट हंगर पैराडॉक्स। राइट, क्या है फूड वेस्ट हंगर पैराडॉक्स की? फूड तो है पर नहीं पहुंच रहा है, फिर भी भुखमरी है, व्हाट इज दिस? बताइए मुझे आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए, तीसरा एफसीआई से रिलेटेड सवाल है कि एफसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। जनरल स्टेटमेंट, इनएफिशिएंसी इन स्टोरेज सिस्टम कैन कंट्रीब्यूट टू फूड लॉस। देखिए, ऑपरेट्स इंटायरली अंडर स्टेट गवर्नमेंट।
सोचिए एंड टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, दैट इज इट अबाउट अवर सेकेंड न्यूज। तीसरी न्यूज आती है, सी राजा मोहन जी ने कुछ लिखा है आज के ही न्यूज पेपर में, अमिड अ वाइडनिंग गल्फ द नीड फॉर अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा चोक पॉइंट बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट, जो कि पर्शियन गल्फ को किससे, अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। और 20% विश्व का जो ऑयल का ट्रेड है वो यहाँ से पास होता है। और क्योंकि अभी वेस्ट एशिया का टेंशन चल रहा है, मिलिट्री प्रेजेंस है यहाँ पे, ईरान गल्फ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, शिपिंग को लेकर डर बना हुआ है, अगर ये ब्लॉक हो गया तो ऑयल सप्लाई कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट होगी ही होगी, राइट। तो एनर्जी सिक्योरिटी का मेजर इशू है यहाँ पे। और हम जैसे एशिया में आते हैं, हमारा जो एशिया वाला रीजन है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, हम सारी इकोनॉमीज ना गल्फ पे डिपेंडेंट हैं फॉर ऑयल। ठीक है, मेजॉरिटी जो हमारा ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हम सारे नेशन। और अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर ना जो हमारे राइटर हैं, द नेम ऑफ राइटर इज सी राजा मोहन, ये कहते हैं कि क्यों ना हम क्या करें, हम और साउथ कोरिया मिलके इस सिचुएशन को फेस करें और कुछ सोल्यूशन निकालें, राइट। क्योंकि हम दोनों कंट्रीज सेम पेज पे हैं। क्योंकि एक तरह से बात करें तो साउथ कोरिया इंडिया का कैसे कॉपरेशन बढ़ सकता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब हम नेवल, मतलब नेवी, दोनों नेवी मिलके कॉपरेट करेगी तो हम ऑयल ट्रांसपोर्ट को सेफली हमारे तक ला पाएंगे, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में आगे है, ग्लोबल लीडर है शिप बिल्डिंग के अंदर, तो एलएनजी कैरियर, नेवल वेसल, इनमें हमें कॉपरेशन मिलेगा। हमारा मेक इन इंडिया और डिफेंस को हम मॉडर्नाइज करने की जो बात करते हैं उसमें साउथ कोरिया की मदद मिलेगी। एलएनजी, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, क्लीनर फ्यूल, इसका हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये हमें मिल पाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो क्यों ना हम और साउथ कोरिया मिलके इस क्राइसिस का फायदा उठाएं, डिस्गाइज अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस में जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी रहेगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो व्हाट विल हैपन, हमारा जो यूएस पे डिपेंडेंस है ना, क्योंकि यूएस इंश्योर करता है गल्फ में सिक्योरिटी। अब एशिया क्या चाहेगा कि हम आत्मनिर्भर बने सिक्योरिटी में, रीजनल स्टेबिलिटी भी रहेगी, कलेक्टिव एशियन रिस्पॉन्स रहेगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में भी हम देख पाएंगे कि हमारा ट्रेड सिक्योर रहे इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर। हमने कोविड और यूक्रेन से सीखा ही है कि सप्लाई चेन किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू दीज इश्यूज। तो हमें क्या चाहिए, डाइवर्सिफाई करने होंगे हमारे सप्लाई चेन्स को और उन्हें सिक्योर करना होगा। तो बस यही अभी बात आई है और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से एशिया में जो पार्टनर्स हैं उनके साथ कॉपरेशन बढ़ाएं, डाइवर्सिफाई करें अपने रिसोर्सेज को और स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज। अब यहाँ पर मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है, राइट, उससे रिलेटेड एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाई ऑन द शोर, मतलब एकदम बिल्कुल कह सकते हैं जो पानी से मिलता है, पानी और लैंड जहां मीट कर रही है, तो शोर्स पे कौन लाई कर रहा है, कौन से देश हैं जो बॉर्डर बना रहे हैं एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो ईरान है, ओमान है, सऊदी और यूएई, इनमें से कौन कौन से हैं आपको पता करना है। मैप देखिए और जवाब दीजिए। फिर एक स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेयर्स दे रखे कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो पर्शियन गल्फ अरेबियन सी को कनेक्ट करती है, मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है, बाबेल मंदेब स्ट्रेट रेड सी को गल्फ ऑफ आदेन से कनेक्ट करती है। तो ये आपको पेयर्स दे रखे हैं, यू हैव टू चेक कि इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच हैं। वीडियो को पॉज करें और फिर आप इसका जवाब दे सकते हैं और कमेंट में भी इसका आंसर करें। Next, moving ahead for the last news of the day, India has a chance to be Asia's global gateway or gateway for global capital. आप सभी ने ना मोदी जी के मुंह से एक बहुत बार गिफ्ट सिटी के बारे में सुना होगा, है ना। क्या है ये गिफ्ट सिटी, तो ये इंडिया का ना एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनने वाला है। मतलब इंडिया के अंदर एक ऐसा जोन बनेगा जहां पर फाइनेंशियल जोन बनेगा जहां ग्लोबल रूल्स, मतलब दुनिया में चलने वाले जो कानून है, नियम है, वो अप्लाई होंगे।
एक तरह से अगर हम बात करें, जो मिनी सिंगापुर और दुबई जैसा कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे सिंगापुर और दुबई जैसे सिटीज करते क्या है, ये फॉरेन की मनी मतलब विदेशी पैसों को अट्रैक्ट करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर को एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं अपने देश के अंदर, राइट। और क्योंकि हम जानते हैं दुबई टैक्स फ्री कंट्री, तो इनके टैक्सेस और रेगुलेशंस ना बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं। तो गिफ्ट सिटी हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि एक तरह से हम वही चीज इंडिया के अंदर भी रेप्लिकेट कर पाए। जैसे पहले क्या होता था, जो इंडियन कंपनीज है वो सिंगापुर और दुबई जाके डील्स करती थी, अब सेम काम इंडिया के अंदर भी हो सकता है। और यही गिफ्ट सिटी को लाने का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईएफएससी है, मतलब ये एक तरह से जो हम करना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाना, तो इसको कौन रेगुलेट करेगा, इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ही रेगुलेट करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यूपीएससी पूछेगा ये आरबीआई रेगुलेट करता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली इंडिया में आरबीआई बैंकिंग को मैनेज करता है, सेबी हमारे मार्केट शेयर मार्केट को मैनेज करता है, आईआरडीआई जो है वो इंश्योरेंस को मैनेज करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गिफ्ट सिटी में क्या होगा, सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटर होगा इन सारी चीजों के लिए, जिसको आप कहेंगे आईएफएससीए, ठीक है। अब क्या होगा, ऑफशोर की सर्विसेज मतलब फॉरेन करेंसी में डील करना, इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ डील करना, ग्लोबल लेवल पे ट्रांजैक्शन करना कि आपको डॉलर में लोन चाहिए, ग्लोबल फंड इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इस तरह की ऑफशोर जैसी सर्विसेज जो होंगी वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज की ये सब इंडिया में हो रहा है बट रूल्स इंटरनेशनल जैसे होंगे, बस बात इतनी सी है, जगह इंडिया है और इंडिया की एक गिफ्ट सिटी, ठीक है। बहुत सारी ग्लोबल एंटिटीज जो हैं ये यहाँ पर ऑपरेट करेंगी, बैंक्स जो होंगे वो फॉरेन इंडियन दोनों के होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, फिनटेक फर्म्स होंगी, इन्वेस्टमेंट फंड्स होगी। तो ये सिर्फ कंपनी का क्लस्टर नहीं, बट एक्चुअली में हमारे देश में एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करना जो ग्लोबली सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके मिलाए, बस इतनी सी ही बात है। तो यही चीज है कि कैपिटल रिटेंशन होगा, हमारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग है कि किस तरीके से फाइनेंशियली हम एशिया के अंदर किस पे निर्भर हो सकते हैं, इंडिया पे, कुछ उस तरीके की पोजीशनिंग हमारी बढ़ाना। बट रियलिटी उतनी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि आसपास हमारे क्या है, आसपास हमारे सिंगापुर हैं, दुबई हैं, राइट। और दूसरी चीज की ये हांगकांग वगैरह ये इतने एस्टैब्लिश्ड हब्स है कि बोल सकते हैं दे आर आवर कॉम्पिटिशन, और इन्वेस्टर थोड़ा सा डरते भी हैं, है ना, टैक्स की अनसर्टिनिटी को लेके, पॉलिसी को लेके। तो स्केलिंग का थोड़ा इश्यू है कि गिफ्ट सिटी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इतना ग्लोबल लीडर नहीं है। बट हाँ, जो रियल इंसाइट है वो ये ध्यान रखना है कि गिफ्ट सिटी का सक्सेस डिपेंड करेगा भरोसे पे, ट्रस्ट पे, स्टेबिलिटी पे और उसकी स्केलिंग पे, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट देना, कैपिटल को देश में लेके आना, रेगुलेशंस को ईज करना, बस इसीलिए यहाँ पर ये लाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट गिफ्ट सिटी, अवर थर्ड न्यूज, आई होप, फोर्थ न्यूज सॉरी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्या सिग्निफिकेंस है, रेगुलेटरी कौन है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखिए कि विद रेफरेंस टू गिफ्ट सिटी, अच्छा गिफ्ट सिटी वैसे है कहाँ, कौन से स्टेट में और कौन से शहर में, ये भी आप मुझे बताएं, ठीक है। इट इज इंडियाज ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, बताइए। इट प्रोवाइड्स ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज विद इन इंडियन जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब जो हमारा कंप्लायंस है हमारे टेरिटरी के अंदर, ठीक है। इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई अलोन, देखा मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन आता है, तो देखिए कौन सा सही जवाब है, किसको आप एलिमिनेट करेंगे, राइट। सो दीज आर द थ्री न्यूज, फर्स्ट न्यूज वाज रिलेटेड टू लेबर कोड, जो लेबर प्रोटेस्ट चल रहा है, सेकेंड वाज रिलेटेड टू अवर व्हाट, फूड वेस्ट को से जो रिलेशन है, तीसरा इंडिया साउथ कोरिया का कॉपरेशन, और जो चौथा इंपॉर्टेंट न्यूज था विच वाज रिलेटेड टू व्हाट, अबाउट द गिफ्ट सिटी, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनने जा रही है, मतलब एक तरह से स्केलिंग हो रही है धीरे धीरे, एंड सून इट विल बिकम अ गुड, वी कैन से इट विल हैव अ गुड पोजीशन इन इंडिया। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आप ये सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं, राइट, चाहे आप यहाँ पर जो मैंने आपको वर्कर से रिलेटेड सीपीआई आईडब्ल्यू का प्रोसेस समझाया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, मिथेन एमिशंस किस किस से हो रहे हैं, क्या फूड वेस्ट से भी होते हैं, राइट, फूड वेस्ट हंगर पैराडॉक्स क्या है, एफसीआई का क्या रोल रहता है, इसके अलावा जो मैपिंग रिलेटेड पोर्शन रहेगा, बिकॉज वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, न्यूज में रहा है, मैपिंग से सवाल आते हैं, एंड एट लास्ट जो आपका ग्लोबल
बोल सकते हैं गेटवे कैपिटल बनने की जो बात हो रही है एज इंडिया गिफ्ट सिटी के थ्रू, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, करीबन 5 से 6 क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व देम बेस्ड, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन यूपीएससी पैटर्न। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। आगे आने वाले टाइम में भी हम बहुत सारी मैराथन्स लेके आने वाले हैं, 360 को भी कवर करेंगे, राइट, 10 या 15 दिन एग्जाम से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटेन कर पाएँ चीज़ों को व्हेन एग्जाम इज क्लोजर। That is it. Thank you so much, everyone. Have a nice day ahead.